आज हम शुरुआत करेंगे, आज हम बातचीत करेंगे विटामिन की। तो विटामिन वह कौन सा है जिसकी हमने शुरुआत करनी है, वह कौन सा विटामिन है जिसकी हमको शुरुआत करनी थी। तो उस विटामिन का नाम क्या होगा बेटा? उस विटामिन का नाम है विटामिन B6। कौन सा नाम है? विटामिन B6 की हम बात करेंगे, या इसे ही हम इसका रासायनिक नाम से जानते हैं पायरोडॉक्सिन। इसे ही हम किस नाम से जान रहे हैं बेटा? पायरोडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। तो यह विटामिन जो विटामिन B6 है, पायरोडॉक्सिन है, यह पायरोडॉक्सिन कैसा होगा? तो सबसे पहले यह रंगहीन होता है। सबसे पहले यह कैसा होगा? रंगहीन होता है। पहले रंगहीन होगा। दूसरी बात, यह इसका जो स्वाद होता है, इसका स्वाद कसैला होता है। इसका स्वाद कैसा होगा बेटा? कसैला होता है, ठीक ना। इसका स्वाद कसैला है और रंगहीन है। और अगर हम बात करें, यह अम्लीय माध्यम में नहीं बल्कि यह क्षारीय माध्यम में नष्ट हो जाता है। किस माध्यम में नष्ट होगा? अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय माध्यम में अपने आप को समाप्त कर लेता है। तो इसको भी नोट करेंगे, क्षारीय माध्यम में समाप्त हो जाएगा। क्षारीय माध्यम में क्षारीय माध्यम में कैसा होगा? यह अपने आप को समाप्त कर लेता है, ठीक ना। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं बात करूंगा किन की, तो ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करूं अब इसमें, इसके अंदर मैं बात करूंगा किसकी? इसके कार्य की। तो जो इसका कार्य है, इसका कार्य ये है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यह क्या करेगा? ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधकता के लिए रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करती है। उस विटामिन का नाम क्या होगा? पायरोडॉक्सिन यानी विटामिन 6 नाम होगा। और यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। किसमें होगी? आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। और इसके साथ साथ हार्मोन के नियमन में भी यह सहायता करती है। तो दो बातें और लिखनी है। आरबीसी के निर्माण में सहायक, आरबीसी के निर्माण में सहायक, आरबीसी के निर्माण में सहायक। और दूसरी जो तीसरी बात इसमें नोट करनी है, वह तीसरी बात यह है कि हार्मोन के नियमन में भी मदद करती है। क्या कर रही बेटा? बिल्कुल, सभी लोग फटाफट आ जाओ। हार्मोन के नियमन में भी, हार्मोन के नियमन में है, या हम कहें हार्मोन के नियंत्रण में सहायता करती है। हार्मोन के नियंत्रण में भी सहायता कर रही है। कौन? तो वह विटामिन B6 होती है। अब हम बात करें इनकी प्राप्ति का जो स्रोत होता है, इनकी प्राप्ति का जो स्रोत होता है, इनकी प्राप्ति का स्रोत क्या होगा? इनके प्राप्ति का स्रोत क्या होगा? अगर इनकी प्राप्ति के हम स्रोत की बात करते हैं, तो आपने नाम सुन रखा होगा सूखा खमीर का, आपने नाम सुन रखा होगा यकृत का, आपने नाम सुन रखा होगा
गेहूं का, आपने नाम सुना है चावल का, आपने नाम सुना है भूसी का, आपने नाम सुना है मांस का। यानी कि इत्यादि प्रकार किसके हैं, इत्यादियों से प्राप्त होता है आपका पायरोडॉक्सिन। क्या प्राप्त होता है, पायरोडॉक्सिन की प्राप्ति होती है। तो आगे नोट करेंगे हम अगली बात को, इनकी प्राप्ति के स्रोत क्या होंगे, इनकी प्राप्ति के स्रोत क्या है, ध्यान से देखना। प्राप्ति के स्रोत, प्राप्ति के साधन, इनकी प्राप्ति का साधन, साधन क्या है, पहला पहला साधन क्या होगा, जैसे सूखा खमीर, इनकी प्राप्ति का साधन क्या है, सूखा खमीर। इनकी प्राप्ति का साधन क्या है, गेहूं। इनकी प्राप्ति का साधन क्या है, चावल। इनकी प्राप्ति का साधन क्या है, भूसी। इनकी प्राप्ति का साधन क्या है, मांस। यह सब क्या है बेटा, इनके प्राप्ति के साधन होते हैं। जैसे हमने प्राप्ति के साधन में बताया, सूखा खमीर हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, मांस हुआ। और इसके साथ अगर हम आपसे बात करें तो एक चीज और नोट कर लीजिए, क्या नोट करना है, जैसे यकृत ले नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे बेटा, यकृत को भी नोट कर लेंगे। तो यकृत से भी प्राप्त होगा क्या, यकृत से भी प्राप्त होता है पायरोडॉक्सिन। क्या प्राप्त होगा, पायरोडॉक्सिन प्राप्त होता है। और अगर हम इनकी कमी की बात करें, इनकी कमी से रोग कौन सा होगा, इनकी कमी से रोग कौन से होंगे, तो रोग भी नोट कर लेते हैं लगे हाथ में अपन लोग, है ना। हम्म, इनकी कमी से हम रोग भी नोट कर लेते हैं लगे हाथ। रोग कौन से होंगे, पहला रोग, शरीर में अनिद्रा हो जाएगी, यानी कि नींद नहीं लगेगी। क्या नहीं होगी, नींद नहीं लगेगी। शारीरिक वृद्धि नहीं होगी, शारीरिक वृद्धि नहीं होगी, शारीरिक वृद्धि में रुकावट, शारीरिक वृद्धि में रुकावट, जैसे जी मचलने लगेगा, जी का मचलना, जैसे उल्टी का आना, जैसे किसका आना बेटा, उल्टी का आना। मैंने कहा अनिद्रा नामक रोग होगा, शारीरिक वृद्धि में रुकावट हो जाएगी, जी मचलने लगेगा, और क्या होगा, उल्टी भी आने लगती है। और क्या होंगे, उल्टियां भी आने लगती हैं हमारी बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर। ये तो हुई बात किसकी, यह बात हुई पायरोडॉक्सिन की। किन की बात हुई बेटा, यह बात हमने किया पायरोडॉक्सिन की, ठीक ना। अब हम जिनकी बात करने वाले हैं वह विटामिन कौन सा है,
विटामिन B7 है। कौन सा है बेटा? विटामिन B7, ध्यान से सुनना। विटामिन B7, इसे हम रासायनिक नाम से जानते हैं बायोटिन के नाम से। इसे हमने किस नाम से जाना? इस विटामिन को बायोटिन के नाम से जानते हैं, या इसी को हम सभी लोग एच विटामिन भी कहते हैं। किस नाम से जानेंगे? एच विटामिन के नामों से भी जानते हैं। यह एच विटामिन क्या है? यह एच विटामिन क्या है? और अगर हम एच विटामिन की कुछ स्पेशलिटी की बात करें, कुछ विशेषताओं की बात करें, तो यह ठंडे पानी में घुलनशील होता है, गर्म पानी में घुलनशील नहीं होगा। ठंडे पानी में घुलनशील होगा, गर्म पानी में पर्याप्त मात्रा में घुलनशील नहीं हो पाता, लेकिन यह एल्कोहल में भी घुलनशील है। किन में बेटा? एल्कोहल में घुलनशील है और गर्म पानी में घुलनशील है। यानी कि इसकी जो खास विशेषता है, खास विशेषता ध्यान से सुनो। पहली खास विशेषता स्पेशलिटी की हमने बात करी। किन की बात करी? स्पेशलिटी की हमने आपसे बात की। जैसे देखो, पहली खास विशेषता इसकी क्या है? यह ठंडे पानी में कम घुलनशील है। ठंडे पानी में कम घुलनशील है। गर्म पानी में अधिक घुलनशील। दूसरी बात, एल्कोहल जो हम लोग शराब पीते हैं, शराब में भी यह घुलनशील होती है। यानी कि एल्कोहल में भी एल्कोहल में भी घुलनशील है। एल्कोहल में भी घुलनशील है। कौन? तो विटामिन B7। हम इनकी प्राप्ति की बात करेंगे। इनके सोर्स क्या होते हैं? अगर इनकी प्राप्ति की बात की जाए, इनका जो सोर्स होता है ना बाबू, इनका स्रोत, जैसे मैंने कहूँ प्राप्ति, इनकी प्राप्ति की बात करें तो जैसे सूखा खमीर लगभग सभी में पाया जाएगा। सूखा खमीर क्या होगा? सब में पाया जाएगा। जैसे यकृत, मूंगफली, सोयाबीन। जैसे यकृत में, जैसे मूंगफली में, जैसे सोयाबीन में, जैसे किसमें? सोयाबीन में। जैसे चावल, मांस, अंडा, दूध इत्यादि। जैसे चावल में भी पाया जाएगा, मांस में भी पाया जाएगा, अंडे में भी पाया जाएगा इत्यादि। यह इसकी प्राप्ति का एक अच्छा स्रोत माना जाएगा। सूखा खमीर में, यकृत में, मूंगफली में, सोयाबीन में, चावल में, मांस में और अंडे में इसकी प्राप्ति के एक अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और अगर हम इनके कार्य की बात करें, इनका जो कार्य होगा, इनका कार्य क्या होगा? इनका कार्य क्या है? जैसे
हमने कहा कि इनका कार्य क्या होगा, इनके कार्य क्या हैं। इनका जो कार्य है हमारी त्वचा को नम बनाए रखना। इनके कार्य कार्य है त्वचा को नम बनाए रखना और विभिन्न चयापचय क्रियाओं में हेल्प करना। क्या करें? चयापचय क्रियाओं में हेल्प करना और हमारे शरीर में चयापचय क्रियाओं में मदद करना। चयापचय क्रिया में सहायक, चयापचय क्रिया में क्या है? सहायक है। और दूसरा जो इसका काम है कि त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना। त्वचा को भी यह क्या करती है? स्वस्थ बनाए रखती है। अब इनकी कमी से क्या होगा? इनकी कमी से क्या होगा? जब इनकी कमी होगी तो कमी के कारण से हमारे शरीर में कमी होगी, तो कमी के कारण से हमारे शरीर में क्या होगा? जैसे हमारे शरीर में चर्म रोग हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी और मानसिक तनाव भी उत्पन्न होगा। 3 रोग हो सकते हैं। पहले रोग का नाम होगा कि बाहों और टांगों में चर्म रोग यानी कि शारीरिक चर्म रोग होगा। शारीरिक चर्म रोग। शारीरिक चर्म रोग। दूसरा जो रोग होगा मानसिक तनाव। मानसिक तनाव यानी कि मेंटली रूप से प्रेशर रहेगा इसे ऐसे इंसान पर जिनके अंदर कमी होगी। और सांस भी लेने में क्या होगी? सांस लेने में तकलीफें भी होगी। इतना ज़्यादा, इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है ना? बिल्कुल। सोनम ठाकुर भी जुड़ी हैं बेटा जी, आपका भी स्वागत है अपने इस परिवार में, है ना बाबू? चलो आगे हम बात करते हैं किन की। आगे बात करेंगे अगले विटामिन की। अगला जो विटामिन है उस विटामिन का नाम है विटामिन B5। क्या है? विटामिन B5 की भी हम बात करते हैं। विटामिन B5। विटामिन B5 को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका एक अन्य नाम है पेंटोथेमिक एसिड। क्या नाम है? पेंटोथेमिक पेंटोथेमिक अम्ल। इसको हमने किस नाम से जाना? पेंटोथेमिक अम्ल के नाम से जाना। अगर हम विटामिन B5 की बात करते हैं, विटामिन B5 की बात करें तो इसका रंग कैसा होगा? सफेद रंग का होगा। इसका रंग कैसा है बेटा? इसका जो रंग होगा, इसका रंग सफेद होता है। ध्यान से सुनना। यह इसका जो रंग है, यह रंग सफेद होगा।
तो ध्यान से सुनिए, सफेद रंग का होता है। कैसा है बेटा? सफेद रंग का है। इसका स्वाद कैसा है? तो स्वाद इसका कसैला होता है। स्वाद कैसा है? कसैला होगा। इसका स्वाद कैसा है? कसैला। यानी कि सफेद रंग का है, कसैले स्वाद का है, और यह गंध रहित होता है। क्या होगा बेटा? यह जो होगा, यह गंध रहित होगा, इसमें कोई भी गंध नहीं पाई जाएगी, गंध रहित होता है, गंध रहित है ना। और एक चीज और सुनो, यह अम्ल और क्षार दोनों में, अम्ल और क्षार दोनों में नष्ट हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाएगा। अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार दोनों में नष्ट होगा। अम्ल में भी नष्ट हो जाएगा और क्षार में भी यह अपने आप को नष्ट कर लेता है। अब देखो, इसकी हम प्राप्ति की बात करेंगे तो इसकी खास विशेषताएं हो गई, है ना। यह तो इसकी खास विशेषता हुई। खास विशेषता तो ठीक है, अब हम इसकी प्राप्ति के साधन की बात कर लेते हैं। प्राप्ति का साधन क्या होगा? प्राप्ति का साधन क्या होगा? प्राप्ति के साधन की अगर मैं बात करूं तो सूखा खमीर सभी में आएगा। क्या आएगा बेटा? सूखा खमीर सब में आएगा। और दूसरी बात करें, यकृत, किसकी बात करेंगे? यकृत की बात करेंगे। अगली बात करें किनकी? सूखा खमीर हुआ, यकृत हुआ, अंडा हुआ, अंडा हुआ, मांस हुआ, मछली हुई। मैंने बात किया सूखा खमीर की, यकृत की, अंडे की, मांस की, मछली की। और अंडे का भी मुख्यतः कौन सा भाग होगा? तो अंडे का मुख्यतः पीले वाले भाग में। किस भाग में बेटा? पीले वाले भाग में। कौन सा? पीले भाग में कौन सा विटामिन पाया गया? तो पेंटोथेमिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया गया? पेंटोथेमिक अम्ल पाया गया। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे हम दिखाने का प्रयास करते हैं इसकी कमी से कौन से रोग होंगे। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? जैसे यह शारीरिक वृद्धि में सहायता करता है। क्या करेगा? शारीरिक वृद्धि में सहायता करेगा। शारीरिक वृद्धि नहीं होगी। कमी, कमी, कमी देखो, कमी होगी तो शारीरिक वृद्धि नहीं होगी। अगर इनकी कमी हो रही है तो शारीरिक वृद्धि क्या होगी? नहीं होगी। कमी हो रही है तो भूख नहीं लगेगी, जी मचलता रहेगा। भूख का ना लगना, भूख भी क्या होगी बेटा? नहीं लगेगी। आगे देखो, जब भूख नहीं लगेगी, जी भी मचलेगा, यानी उल्टी जैसे लक्षण आएंगे। जी का मचलना, जब जी मचलेगा तो उल्टी भी आएंगी।
उल्टी जैसे लक्षण उल्टी जैसे लक्षण भी आने लगते हैं। पेटों में, बाहों में, टांगों में दर्द होने लगता है। पेटों में, पेट में, कौमा बाह में, कौमा टांग में दर्द बना रहेगा। पेट में, बाह में, टांग में दर्द बना रहेगा। और इसके साथ साथ मानसिक तनाव भी उत्पन्न होगा। क्या होगा मेरे बेटे? मानसिक तनाव। क्या होगा बाबू? मानसिक तनाव भी हो जाएगा। इतनी सी बात हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में जरूर आई होगी। अब हम इनके प्राप्ति की बात किए तो हमने लगभग, हमें लगता है प्राप्ति की हमने बात कर ली, ठीक ना? हमने किसकी बात की बेटा? प्राप्ति की हमने बात कर ली है। अब जो विटामिन निकल करके सामने आएगा उसका क्या नाम होगा? उसका नाम है विटामिन B12। कौन सा नाम होगा? विटामिन B12 नाम होगा, है ना? तो आगे की ओर चलते हैं और हम दिखाने का प्रयास करते हैं अगला विटामिन, जिसे विटामिन B12 कहा जाता है ना? अगला विटामिन जिसे हमने विटामिन B12 कह दिया। विटामिन B12, और इसे, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होगा भैया? साइनोकोबाल्मिन। जैसे देखो, एक तो विटामिन का प्रकार विटामिन B12, और विटामिन के प्रकार के साथ साथ इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो साइनोकोबाल्मिन होगा। अगर साइनोकोबाल्मिन की बात करें तो इसमें कोबाल्ट की उपस्थिति होती है। किन की उपस्थिति होगी बेटा? लगभग 4 से 5%। कितनी? 4 से 5% कोबाल्ट की उपस्थिति होती है। कोबाल्ट की उपस्थिति होगी। किसकी उपस्थिति है भैया? कोबाल्ट की उपस्थिति है। कितनी? 4 से 5%। और एक चीज इसकी खास विशेषता है, जो कि यह परीक्षा में पूछा गया था, राजस्थान के PCS में इंपॉर्टेंट बना करके लिखेंगे। IMP लिख लेना बेटा। क्या लिखोगे? IMP यानी कि इंपॉर्टेंट बनाकर लिखना। RAS में पूछा गया था, राजस्थान के PCS में पूछा गया था कि ये जो विटामिन है यह क्या है? यह वसा में घुलनशील है, यानी कि जल में घुलनशील नहीं होती। यह किसमें है? वसा में घुलनशील होती है। किसमें घुल रही है? यह वसा में घुलनशील होती है, ठीक ना? और अब ध्यान से सुनिए, ये जो वसा में घुल रही है और इसके साथ साथ हम बात करें इसकी, तो यह विशेषता हुई। अब इनके हम स्रोत की बात करते हैं। किन की बात करूंगा बेटा? मैं इनके स्रोत की बात करूंगा, मैं इनके सोर्स की बात कर लूं। किन की बात करूंगा? स्रोत की। तो आप सभी को मैंने कई बार बताया कि इनके स्रोतों में शामिल किया जाता है किन को? जैसे सूखा खमीर को। किन को शामिल करेंगे? सूखा खमीर को शामिल करेंगे। अंडे को शामिल करेंगे। मांस को शामिल करेंगे। मछली को शामिल करेंगे। हरी सब्जी को शामिल करेंगे इत्यादि। जैसे दूधों को भी हम शामिल कर लेते हैं, दही को भी शामिल कर लेते हैं। इन सभी को हम किन में शामिल करेंगे?
साइनोकोबाल्मिन के विटामिन B12 के स्रोत के अंतर्गत शामिल कर लेंगे। ठीक ना, तो इनका स्रोत लिखना। और एक चीज जान लीजिए, इनके दो स्रोत हैं, इनके दो स्रोत होते हैं, एक तो प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं, एक को वनस्पति जगत से भी प्राप्त होंगे। एक यानी कि जंतु जगत से और एक वनस्पति जगत, दोनों से इनकी प्राप्ति होती रहती है और प्राप्त भी होते हैं। ठीक ना, आगे चलेंगे, हम बात करेंगे इनके स्रोत की। तो इनके स्रोत में अंडा, मांस, यकृत, दूध, पनीर, किन की बात करेंगे? जैसे हम बात करें अंडे की, अंडा, मांस, यकृत, दूध, पनीर और वनस्पति जगत से भी इनकी प्राप्ति होती है। और वनस्पति जगत जैसे हरी सब्जी, जैसे किनकी? हरी सब्जी। मुख्य रूप से इनके कमी से जो रोग होगा, जो डिजीज होगी, वह होगी एनीमिया। मुख्य रूप से जो रोग होगा वह कौन सा होगा? तो उस रोग का नाम है एनीमिया। उस रोग का क्या नाम होगा लाल मेरे? उसका नाम है एनीमिया, या हम कहते हैं रक्ताल्पता। क्या कहते हैं इसको? हम रक्ताल्पता कहते हैं। रक्ताल्पता की अगर हम बने बात की आपसे, रक्ताल्पता का मतलब ही होता है रक्त की कमी हमारी बॉडी में। किन की कमी हो? रक्त की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में रक्त की कमी होगी तो इस रोग को हम किस नाम से जानेंगे? रक्ताल्पता के नाम से जानेंगे। और जब रक्ताल्पता होगी तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे स्थिति में जो आरबीसी होगी, वह आरबीसी कैसी होगी? ऐसी स्थिति में आरबीसी जो होगी, ऐसी स्थिति में आरबीसी अपरिपक्व होगी। ऐसी स्थिति में आरबीसी क्या होगी? अपरिपक्व होती है। आगे अगर हम बात करें, नाड़ी ऊतकों में चयापचय में सहायक होती है। जो हमारी रक्तवाहिनियां हैं, नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में क्या क्या काम करती है? उन नाड़ियों में यह चयापचय में मदद करती है। नाड़ी ऊतक में, नाड़ी के ऊतक में, के ऊतक में, ऊतक में चयापचय में यह कैसी है? सहायक है, हेल्पफुल है। ठीक ना, इतनी बात समझ गए। अब देखो कमी के प्रभाव क्या होंगे। इनकी जब कमी होगी तो इनका प्रभाव क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से दिखाई देता है या किस तरीके से दिखाई देगा। ठीक ना, चलो आगे बात करते हैं इनकी कमी का प्रभाव। किनकी बात करें हम? तो हम बात करेंगे इनकी कमी का प्रभाव। ठीक ना, कमी का प्रभाव। इनकी कमी के प्रभाव की हम बात कर लें। जैसे अगर हम इनकी कमी के प्रभाव की बात करते हैं, इनकी कमी के प्रभाव की बात करें तो जो प्रभाव होगा, नाड़ी ऊतक में टूट फूट अधिक हो जाएगा। यानी कि नाड़ी के जो ऊतक हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं, उनमें टूट फूट अधिक होगा, पहली बात। और दूसरी बात हम आपको बताएं, रक्ताल्पता की शिकायत हो जाएगी।
तीसरी बात जो होगी वह माइक्रोग्राम में इनकी प्रतिदिन आवश्यकता होती है। कितने माइक्रोग्राम प्रतिदिन की बात करें तो लगभग 3.5 माइक्रोग्राम इनकी प्रतिदिन आवश्यकता होगी। और अवशोषण इनका छोटी आंत में होगा। इनका अवशोषण कहाँ पर होगा? छोटी आंत में होगा। मैंने आपसे कमी के प्रभाव में बताया कि नाड़ी ऊतकों में अधिक टूट फूट का होना, नाड़ी ऊतक में अधिक टूट फूट होना, नाड़ी ऊतक में अधिक टूट फूट का होना। दूसरी बात, शारीरिक वृद्धि में रुकावट, शारीरिक वृद्धि में रुकावट हो जाएगी, यानी कि शरीर की जो वृद्धि है वह रुक जाएगी। तीसरी जो बात होगी वह रक्ताल्पता की शिकायत होगी। रक्ताल्पता की शिकायत होगी। कि क्या बात होगी? रक्ताल्पता की शिकायत होने लगेगी। और अगर हम बात करें आपसे रक्ताल्पता की शिकायत के साथ साथ माइक्रोग्राम प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। कितने? 3.5 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होगी। 3.5 माइक्रोग्राम। ये विटामिन महत्वपूर्ण है बेटा, अच्छे से पढ़ना इसको। 3.5 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता। तीन दशमलव पाँच ग्राम प्रतिदिन की क्या होगी? आवश्यकता होगी। और एक दो पॉइंट इसमें और आपको नोट करना है। वह नोट ये करना है कि इनका अवशोषण कहाँ पर होगा, इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा। तो इनका अवशोषण, इनका एब्जॉर्प्शन हमारी छोटी आंत में होता है। अवशोषण छोटी आंत में होगा। अवशोषण कहाँ हो रहा? छोटी आंत में होगा। लेकिन इनका संग्रह, इनका संग्रह कहाँ पर होगा? तो इनका जो संग्रहण होगा वह होता है यकृत में। इनका संग्रह कहाँ पर होगा बेटा? संग्रह होगा यकृत में, लीवर में। कहाँ पर होगा संग्रह? इनका यकृत में होगा, यानी कि लीवर में होगा। उम्मीद कर रहे हैं हम कि आपको इतनी सी बात समझ में जरूर आई होगी। देखो, मैंने विटामिन B12 में साइनोकोबालमिन 4 से 5% कोबाल वसा में घुलनशील होगा। स्रोत अंडा, मांस, यकृत, दूध, पनीर, वनस्पति जगत में जैसे हरी सब्जी। और रोग में मैंने एनीमिया, आरबीसी, नाड़ी के ऊतक में ये सब बताया। और जब कमी होगा तो प्रभाव भी दिखाई देगा। नाड़ी ऊतक में अधिक टूट फूट का हो जाना, शारीरिक वृद्धि में रुकावट का होना, रक्ताल्पता की भी शिकायत होगी, मैंने ऊपर ही बता दिया। प्रतिदिन कितने की आवश्यकता है? लगभग 3.5 माइक्रोग्राम की आवश्यकता है। अवशोषण कहाँ पर होगा बेटा? छोटी आंत में होगा। और जब अवशोषण होगा, इनका संग्रह कहाँ पर होता है? अवशोषण के बाद संग्रह इनका हमारे यकृत में होगा, हमारे लीवर में होता है। समझ गए ना? हम उम्मीद करेंगे कि यह भी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे की ओर चलें। आगे हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, वह है विटामिन सी।
कौन सा है बेटा जी? उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। बिल्कुल इंद्रेश जी भाई। अगला विटामिन है आपका विटामिन सी, जो कि आपका यह भी पानी में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक ना। अगला विटामिन तो है विटामिन सी। विटामिन सी की हम बात करेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, या हम कहें एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का मैंने रासायनिक नाम बताया एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। अगर हम अब एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें, तो यह जो अम्ल है यह गंधहीन है। कैसा अम्ल है? गंधहीन है। और इसकी स्पेशलिटी है, यह किसमें घुलनशील है? यह बेटा वसा में घुलनशील है। किसमें होगा? वसा में घुलनशील नहीं है, या पानी में घुलनशील है। और एक चीज, ऊष्मा देने पर, सूर्य की किरणों को देने पर यह अपने आप को समाप्त कर लेता है। क्या कर रहा है? अपने आप को समाप्त कर लेगा। तो इंपॉर्टेंट जो बात है वह इंपॉर्टेंट बात नोट करोगे जल्दी से फटाफट आप सभी लोग, है ना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो विशेषता है, पहली विशेषता ध्यान से सुनो। पहली विशेषता कि यह जल में घुलनशील होगी। जल में क्या है भाई? घुलनशील है। दूसरी विशेषताएं इसकी क्या होंगी? तो इसकी दूसरी विशेषता यह है कि ऊष्मा या सूर्य की किरण देने पर नष्ट हो जाती है। ऊष्मा या सूर्य की किरण मिलने पर ऊष्मा या सूर्य की किरण में नष्ट हो जाएगी। क्या मिले? ऊष्मा मिले या सूर्य की किरण मिले, तो उनमें यह नष्ट हो जाती है। और यह रवेदार भी होते हैं। मतलब रवेदार, यानी कि यह रवेदार होगा। और गंधहीन गंधक होंगे। गंधहीन अम्ल होता है। कैसा होगा बेटा? यह गंधहीन अम्ल होता है। स्कॉर्बिक अम्ल कैसा है? तो यह गंधहीन होता है, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। ये तो ही विटामिन सी की विशेषता। मैंने कहा ऊष्मा दीजिए, चाहे ऊष्मा की किरण दीजिए, चाहे प्रकाश दीजिए, तो यह नष्ट हो जाएगी। और एक चीज नोट कर लेते हैं, यह पकाओगे इसको, किसको? पकाने पर भी, पकाने पर भी नष्ट हो जाती है। पकाने पर भी क्या होगी बेटा? यह नष्ट हो जाएगी, ठीक ना। अब आगे हम बात करते हैं कि इसकी प्राप्ति का स्रोत क्या है। इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या होंगे? प्राप्ति कहाँ से होगी? इनकी प्राप्ति कहाँ से होगी? इनकी जो प्राप्ति होगी बेटा ध्यान से सुनिए,
इनकी प्राप्ति सबसे महत्वपूर्ण इसका जो उदाहरण आता है वह आएगा आंवला। कुछ भी दे दे आपका एग्जामिनर, आपको क्या लगाना है आंसर? आंवला लगाना है। दूसरा अमरूद, नींबू का रस, अमरूद। अगला लिखेंगे नींबू का रस, नींबू का रस। और नोट करिए कुछ, जैसे नींबू का तो रस हो गया, नींबू के रस के बाद जैसे मैं आपको बताऊं मिर्च, और भी जितने आपके खट्टे पदार्थ हैं सभी खट्टे पदार्थों में किन में पाई गई? सभी खट्टे पदार्थों में। जैसे इमली का भी तो नाम सुने होंगे आप लोग, इमली में भी पाई जाती है। किसमें पाई गई बेटा? इमली में भी पाई गई। कौन? तो वह पाई गई विटामिन सी। कौन पाई गई? विटामिन सी पाई गई। अब हम बात करें इनके कार्य की, यह क्या काम करते हैं, यह कार्य क्या करेंगे? इनके कार्य की हम बात कर लेते हैं। इनके कार्य, जैसे यह कोलेजन के निर्माण में सहायता करते हैं, यानी अंतःकोश की जोड़ों में यह हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करेंगे। यह दांत और मसूड़ों को मजबूती प्रदान करते हैं। किसके मजबूती के लिए? दांत के लिए और मसूड़ों के मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। दांतों की मजबूती के लिए जो मसूड़े होते हैं, जॉ, जबड़े होते हैं, जबड़े के लिए भी यह महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि मजबूती प्रदान करेंगे। ठीक ना? और हम बात करें जो फेरिक अम्ल होते हैं उनको फेरस में बदल देते हैं। किन में? फेरिक जो लवण होते हैं उनको फेरस में परिवर्तित करने का भी कार्य कौन करता है? वह विटामिन सी करते हैं। और संक्रामक बीमारियां जो होती हैं समय समय पर उनको नष्ट भी कर देता है। यह इसके कार्य होते हैं। पहला कार्य है कोलेजन का निर्माण करना। पहला कार्य है कोलेजन का निर्माण करना। पहला कार्य क्या है? कोलेजन का निर्माण करना। दांत और मसूड़े को, दांतों तथा मसूड़ों को दांतों तथा मसूड़ों को मजबूती प्रदान करना। दांतों को और मसूड़ों को क्या करेगी? यह मजबूती प्रदान करेगी। अगली जो बात होगी वह होगी संक्रामक बीमारियों को समय समय पर समाप्त करना। संक्रामक बीमारी को समय समय पर समाप्त करना।
आगे हम बात करते हैं, इनके तो कार्य भी हो गए, अब हम अंत में बात करेंगे इनके रोग की, कि इनके कारण से कौन सा रोग होएगा, इनके कारण से कौन सी डिजीज, कौन से रोग होते हैं, ठीक ना। अंत में हम बात कर लेंगे रोग की, कि कौन से रोग होंगे। जैसे आप सभी लोग जानते हो, कौन सा नाम, स्कर्वी। कौन सा नाम जानते हो बेटा, स्कर्वी, बहुत फेमस रोग है। स्कर्वी में होता क्या है, तो स्कर्वी में बेटा जी ध्यान से सुनना, कि जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से, किन से, मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से खून का आना, कौन सा रोग होगा, स्कर्वी रोग होगा। कभी कभार मसूड़ों से खून और भी कारण से आते हैं, जैसे आपने सुना होगा बैक्टीरिया के कारण से, ये तो स्कर्वी के कारण से रोग खून आ रहा है, लेकिन कभी कभी मुंह में पायरिया हो जाता है, तो पायरिया एंट अमीबा जिंजीवैलिस प्रोटोजोआ के कारण से होता है। इनके कारण ये स्कर्वी, मसूड़ों से खून आए। पायरिया में भी क्या होता है, पायरिया में भी क्या होता है, खून ही आता है, लेकिन किनके कारण आएगा, तो वह आता है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, किनके कारण से, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा जिंजीवैलिस प्रोटोजोआ के कारण से। एंट अमीबा जिंजीवैलिस के कारण से जो रोग होगा, इस प्रोटोजोआ के कारण से जो रोग होगा, वह होता है पायरिया। तो बस आज इतना ही।